हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके के जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे थे हमारे उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। मैं पहले भी आपको 3 वीडियो करा चुका हूँ स्टैटिक जीके की। उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें कवर करा दिया था। आज की वीडियो में 2 से 3 टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। तो ये जो भी टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं इन सब वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, रिवीजन आप कर रहे होंगे और ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या कह सकते हैं हम डैम्स जो है, इस टॉपिक से डैम वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो भी पूछे जाते हैं उन सबको करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक के अंदर अपने। तो देखिए, जैसे इसमें आपको याद क्या करना है, जो भी मैंने अंडर हाईलाइट कर रखे हैं नाम जिस भी परियोजना के, उन सबको आपको याद करना है। मेन चीज़ याद करनी है किस नदी के ऊपर है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पूछा जाता है कि जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना दे दिया, किस नदी के ऊपर है, सतलज नदी के ऊपर है। और आपको स्टेट याद करना है कि किस स्टेट में है। ठीक है, जितने हाईलाइट वाले हैं सिर्फ उन्हीं को याद करना है। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, बस हाईलाइट वाले याद करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, पहले तो ये देखिए आप किस नदी पर है, ये किस पे, दामोदर नदी पे। और किस स्टेट में, पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड महानदी पर, उड़ीसा में। ऐसे ही नागार्जुन कोसी परियोजना, फरक्का परियोजना कहाँ है, गंगा नदी पे, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में पड़ती है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़े और नाम है, इन्हें याद करना है। काकड़ापारा परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आजकल न्यूज़ में है। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पे राजस्थान की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। ऐसी महानदी डेल्टा परियोजना महानदी, ठीक है, महानदी का महानदी उड़ीसा में। रिहंद परियोजना इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है। ऐसे इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में है। ठीक है, टिहरी बांध ये सबसे ऊंचा बांध है इंडिया का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। 3 जो बांध है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टिहरी बांध, भाखड़ा नंगल बांध, और आपका जो तीसरा है वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, रंजीत सागर बांध याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। रंजीत सागर बांध का दूसरा नाम क्या है, थिन बांध। ठीक है, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए इसके। ऐसे नीचे थोड़े इंपॉर्टेंट कौन से, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती, तिलैया, और सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात में है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी नाम दिए हुए मैंने इनको। ठीक है, तो ये जो 3 नाम अंडरलाइन कर रखे हैं इनका मतलब है हिंदी वाली पीडीएफ में 3 नाम नहीं है। ठीक है, जो हिंदी में भी नाम थे उनमें 3 नाम नहीं है, इनको आपको इंग्लिश से याद कर लेना है। ठीक है, उसमें दे नहीं रखे थे नाम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। जैसे अलमाटी डैम कहाँ पे है, कृष्णा नदी कर्नाटक में है। ठीक है, और मेट्टूर डैम कहाँ है, तमिलनाडु में, कावेरी नदी के ऊपर। और कोयना डैम सिर्फ आप स्टेट याद कर लीजिए क्योंकि कोयना डैम कोयना रिवर पे ही है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अलमाटी और मेट्टूर ये दोनों उस हिंदी पीडीएफ में नहीं है, तो आपको यहाँ से याद कर लेना इनको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो नदी घाटी परियोजना था, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाएं डैम से आपके, वो सब मैंने बता दिया आपको। अब आपका काम क्या है, आपको जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से इसे याद कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसको याद करना आपको खुद ही पड़ेगा, मैं बस आपको बता सकता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उस जगह खुद ही जाना पड़ेगा, खुद ही याद करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशंस। पहले आप क्या कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके आपको हेडक्वार्टर सबके याद होने चाहिए, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स मैंने आपको कराया था टॉपिक, उसमें ही मैंने बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1945 और 24 अक्टूबर 1945 आपको याद होना चाहिए अच्छे से। सेकंड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके कितने सदस्य देश हैं। इसमें 193 में सदस्य देश है, और इसका मुख्यालय आपको मैंने बता चुका हूँ, मुख्यालय तो अच्छे से पता होना चाहिए। मुख्यालय इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, 3 बातें पता होनी चाहिए इसके बारे में आपको। और एक बार आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। ठीक है, इसके 6 अंग हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देगा आपको। ठीक है, जैसे 3 इनमें से होंगी, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, और चौथी जो होगी वो कोई और, जैसे सार्क दे दिया, एडीबी दे दिया। पूछेगा कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनका नाम एक बार आप देख लीजिएगा। और इसकी जो भाषाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ किस भाषाओं में काम करता है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच में काम करता है। नेक्स्ट है आपका
जो इसके अंग है उसके बारे में बता रखा है थोड़ा। तो महासभा के जो प्रेसिडेंट है वो पता होना चाहिए आपको सिर्फ। महासभा के प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट वॉल्कन बॉजगीर, जो कि टर्की से बिलोंग करते हैं। उसका नेक्स्ट आपका सुरक्षा परिषद में इंडिया अभी हाल ही में अस्थायी मेंबर चुना गया है। तो सुरक्षा परिषद जो है जनरल सेक्रेटरी, सॉरी सुरक्षा परिषद कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके आपको सदस्य पता होने चाहिए कितने होते हैं। इसमें तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 है वो परमानेंट है, ठीक है, और जो 10 हैं बाकी इलेक्शन के जरिए चुने जाते हैं 2 सालों के लिए। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके नाम आपको एक बार देख लेने हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको याद ही करना है, बस आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि अभी अभी इंडिया इसका मेंबर चुना गया तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता दिया। 2 वर्षों के लिए चुना जाता है स्थायी मेंबर। और कितने सदस्य होते हैं आपको पता होना चाहिए। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 15 सदस्य। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ से कुछ आपको याद नहीं करना। हाँ, आपको याद है करना है, जो इस यूनाइटेड नेशन है इसके जो चीफ होते हैं, महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, वो कौन है। ठीक है, इसमें भी 2 चीज़ें याद करनी है। पहला आपको याद करना है कि पहले जो इसके महासचिव थे वो कौन थे। उनका नाम था त्रिगवेली, नॉर्वे के थे वो रहने वाले। ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिगवेली नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। और आखिरी मतलब अभी कौन है प्रेजेंटली इसके जो महासचिव है वो कौन है? अंतोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अंतोनियो गुतरेस पुर्तगाल के हैं जो कि, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहले कौन थे महासचिव और आखिरी महासचिव कौन है अभी। तो यहाँ पे भी लिखा होगा पुर्तगाल के अंतोनियो गुतरेस है, वो यहाँ के भी महासचिव हैं। इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए वो है कि पहला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैग, नीदरलैंड में। और दूसरी बात, इसके सदस्य संख्या कितनी है? 15 है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है भारतीय न्यायाधीश जो इसके सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, तो पहले अगर पूछा जाएगी इसके पहले भारतीय कौन थे जो इसके सदस्य न्यायाधीश बने थे, उनका नाम है बेनेगल रामराव। 2 चीज़ें आती है, पहले कौन बने थे और पहले अध्यक्ष कौन बने थे भारतीय। ठीक है, पहले जो अध्यक्ष बने थे भारतीय वो नागेंद्र सिंह थे। वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रमुख, जो चीफ जस्टिस होता है बिल्कुल ऊपर पद पे, वो चुने गए थे। बेनेगल रामराव सिर्फ न्यायाधीश बने थे और जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे पहले नागेंद्र सिंह। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है, बेनेगल रामराव और नागेंद्र सिंह को। ठीक है, और करंट चीफ जस्टिस आप याद कर सकते हैं इसे। करंट चीफ जस्टिस कौन है? अब्दुल कवी यूसुफ जो है इसके करंट चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसका सिर्फ हेडक्वार्टर याद करना है, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इम्पॉर्टेंट बात है, अभी करंट अफेयर में भी है ये, ठीक है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है ये। इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया अभी? तो रॉबर्ट अजवेडो जो थे इसके ब्राज़ील के इसके महानिदेशक थे, लेकिन वो अभी हट गए हैं। उनकी जगह नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो आइविलिया, ठीक है, नकोजी ओकोंजो आइविलिया नाइजीरिया की वुमेन है ये, जो फर्स्ट वुमेन है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चीफ बनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स आपको याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि अभी 2020 में जो यूनाइटेड किंगडम था वो इसका सदस्य उसने छोड़ दिया इसकी सदस्यता। तो 28 मेंबर से अब 27 मेंबर्स हो गए हैं इसमें। और सेकंड बात आपको याद होनी चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। मुख्यालय तो आपको सबका याद होना चाहिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर, वो मैंने नीचे एक पेज में लिख दिया है। अगर आप सिर्फ मुख्यालय याद करना चाहते हैं तो उस पेज को आप PDF में देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है नाटो का, सिर्फ आपको याद करना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपको हेडक्वार्टर याद करना है कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आता है एशियान का हेडक्वार्टर आपको याद करना है कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। और साथ में इसका याद करना है आपको सदस्य संख्या कितनी है? 10 सदस्य संख्या है। और आप एक चीज़ जो शार्क, एशियान, ADB है, इन सब का आपको फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। एशियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो अभी हमने ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और शार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसके मेंबर्स याद होने चाहिए और आपको याद होना चाहिए इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में और इसके मेंबर्स हैं 8। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट G8, G8 का आपको पता होना चाहिए स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, G7 बन चुका है क्योंकि रशिया को इससे निलंबित कर दिया गया था 2014 में। तो G7 बन चुका है अभी।
उसके बाद इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का आपको याद होना चाहिए कब इसकी फाउंडेशन हुई थी, फाउंडेशन कब रखी गई थी इसकी, 1863 में इसकी स्थापना हुई थी और हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। ईयर याद नहीं करना है आपको कि कब कब नोबेल प्राइज़ मिला, बस आपको याद करना है इसे 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और कब इसकी स्थापना हुई थी और किसने स्थापना की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल का, वो सब मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर अलग से लिख दिया है, उसी में याद कर लीजिएगा आप उसके। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताते चल रहा हूँ इसमें कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। जैसे ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म्स में ही आपको पता चल जाएगा कि इसे कितने सदस्य हैं। ब्रिक्स में है 5 सदस्य, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर है शंघाई में, जो इसके अंदर ही अंतर्गत ही 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक, मतलब ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है उसे, उसकी स्थापना की गई थी। उसका हेडक्वार्टर भी शंघाई चाइना में ही है। ठीक है, तो ब्रिक्स और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना में। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके। ठीक है, अगर आप अपने सारे याद करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप इसमें से याद कर सकते हैं। तो लास्ट के पेज में मैंने आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबका हेडक्वार्टर इसमें लिखे हुए हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली इनके हेडक्वार्टर्स के नेम याद कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो मैंने आपको बता दिए, उनको फिर भी आप याद कर लीजिए उनको भी। तो आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है इंडियन क्लासिकल डांसेस। भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और आपको 8 का नाम याद होना चाहिए और किस स्टेट में होते हैं ये याद होना चाहिए। जो ये 8 लाइन से दिए हुए हैं ये सारे भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। जो लास्ट में यक्षगान है ये कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसे याद कर देख लीजिएगा अलग से। और जो बाकी ऊपर 8 नाम है ये सारे कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। और इसमें देखिए मणिपुरी और ओडिसी, इन्हें आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि मणिपुर स्टेट है, वहाँ पे कौन सा डांस होता है शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी, और उड़ीसा में ओडिसी। ठीक है, ये दो तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बाकी के जो नाम है उनकी ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दी है। और ये जो भी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको ये मेरी नहीं है, मैं खुद क्रेज जी के ट्रिक चैनल है वहाँ से ट्रिक्स याद कर लिया करता था, क्योंकि सब चीज़ें अगर हम रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है और याद भी नहीं रहती ज़्यादा टाइम। और जो ट्रिक्स होती है उनसे काफ़ी ईजिली याद रहता है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक थी मैंने उनसे ही फॉलो की थी। देखिए ट्रिक थी भरतनाट्यम, गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। तो आप इसको 10-15 बार रिपीट करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, भरतनाट्यम, भरत से भरतनाट्यम और नाडु से तमिलनाडु मनाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको याद हो गया भरतनाट्यम कहाँ पे, तमिलनाडु। सेकंड था कथक उत्तर, तो कथक उत्तर मतलब है कथक कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। भरतनाट्यम, गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। फिर आता है गान करना, गान करना मतलब होता है यक्षगान, और करना से आ गया कर्नाटक, तो यक्षगान आपको पता होगा कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। तो 3 हो गए यहाँ पे। और चौथा था आपका पूड़ी आदि। पूड़ी आदि मतलब होता है, पूड़ी मतलब तो कुचिपुड़ी, और आदि मतलब आदि से हो गया आंध्र प्रदेश। तो भरतनाट्यम, गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। अगर आप इसे याद कर लेते हो तो 4 आपके नाम है वो ईजिली आपको याद रहेंगे और हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी एक बार भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी तमिलनाडु में है केरल में है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और एक चीज़ देखिएगा, जो कथक उत्तर, जो कथक कली है वो केरल में मनाया जाता है और जो सिर्फ कथक है वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो इन दोनों नाम पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों शास्त्रीय नृत्य। कथक कहाँ है, उत्तर प्रदेश, और कथक कली एंड में इसमें भी लाए, एंड में इसमें भी लाए, कथक कली केरल में। ठीक है, बाकी सतत्रिया आपको याद करना पड़ेगा, सत्रिया कहाँ मनाया जाता है, असम में, और मोहिनी अट्टम केरल में। मोहिनी अट्टम और कथकली को एक साथ करिएगा, केरल में होते हैं, सतत्रिया असम में, और बाकी भरतनाट्यम, गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। अगर इसे 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो आपको याद रहेगा ये। तो यही तीनों टॉपिक्स आपको कराने थे आज की वीडियो में। तो ये तीनों टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इनका PDF टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और बाकी जितने मैंने स्ट्रैटेजी के कराए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप एक बार कर भी चुके हैं तो एक बार उन PDF को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। या आपने अपनी बुक से तैयार करे हैं स्टैटिक जीके के टॉपिक्स तो अपने जो टॉपिक्स थे एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से करके जाइएगा तैयार। और नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा करंट अफेयर के बारे में।
अभी करंट अफेयर तैयार करने का बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल एंड टाइम आ गया है। तो आपको करंट अफेयर अब तैयार कर लेने चाहिए। आप दिसंबर से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर कर सकते हैं। अप्रैल मंथ पे ध्यान देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम जो होता है वो आपका जो बन के तैयार हो जाता है अप्रैल के स्टार्ट तक, ठीक है। 15 से 20 दिन पहले एग्ज़ाम शुरू होने से क्वेश्चन पेपर बन के तैयार हो जाते हैं। तो अप्रैल के मंथ के करंट अफेयर नहीं पूछे जाते हैं। तो आप दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। और करना कहाँ से है, मैंने खुद जहाँ से करे थे बता देता हूँ। क्रेज जी के ट्रिक चैनल है, आप उनके फॉलोवर्स देंगे आपको पता चल जाएगा कितना फेमस चैनल है, ठीक है। और चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बोलें आप, चाहे एसएससी हो या फिर एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, नेवी का हो, जिसमें भी करंट अफेयर पूछी जाती हैं तो लोग जितने भी टॉपर्स हैं या फिर जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में जो कंपाइलेशन है करंट अफेयर की काफ़ी अच्छी होती है। जो इंपॉर्टेंट खाली वही है, ठीक है। 200-300 करंट अफेयर नहीं है मंथ के, सिर्फ 60-70 करंट अफेयर है। तो मैं जनरल बात बताता हूँ, जो मैंने खुद फॉलो करा और मुझे फ़ायदा मिला, मैं वही बात बताता हूँ आपको। तो 60-70 करंट अफेयर होते हैं मंथ के। अगर आप 4 मंथ के कर लेते हैं अप्रॉक्स 250 करंट अफेयर बनेंगे। लेकिन ये श्योर हो जाएगा कि अगर करंट अफेयर क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आएगा, एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आता ही है, तो वो उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। तो ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की, आपको कहाँ से करना है मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप कोई और सोर्स फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बस उसका फ़ायदा मिलना चाहिए एंड में, ठीक है। ये ना हो कि मैंने कर तो लिया उसे कंप्लीट लेकिन एग्ज़ाम में तो उससे बाहर पूछ लिया गया, ठीक है। तो मैंने अपने जितनी बार एग्ज़ाम दिया है या फिर जिस हिसाब से प्रिपरेशन करी है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि किस सोर्स से आप उसको कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम बचा है, जो भी आप कर चुके हैं अभी तक, चाहे आपने 50% सिलेबस कंप्लीट करा हो 70%, अब आप आगे मत बढ़िए, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही टाइम है, आप पीछे से एक बार रिवाइज़ करिए कि जो मुझे आता है कम से कम वो तो मेरा एग्ज़ाम में बिल्कुल सही हो, ठीक है। अब आगे सिलेबस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पहले पीछे वाले सिलेबस को एक बार रिवाइज़ मारिए, फिर भी टाइम बचे तो आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, 2 मॉक टेस्ट तो मिनिमम दिन में लगा ही लीजिए आप अच्छे से, ठीक है, टाइमिंग के साथ। अभी भी अगर टाइमिंग के साथ मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।